हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और मैं आप सबको बता दूं कि आप सबके मन में ये कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम कब होगा हमारा सेमेस्टर 6 का। सो गाइस, हमारा एग्ज़ाम मेनली अगस्त के लास्ट वीक में होगा। बिकॉज देखो, अभी तो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट आने में अभी भी लग रहा है कि एक वीक है, नेक्स्ट वीक तक आएगा रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप होगा एग्जामिनेशन का, तो उसमें तो 15 दिन 10 दिन तो लगेगा। और तुरंत एडमिट कार्ड तो नहीं आता है, 10 दिन लगेगा एडमिट कार्ड आने में, फिर 10 दिन बाद एग्ज़ाम होगा। तो एटलीस्ट आप रखो कि अगस्त के लास्ट वीक में ही हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। बिकॉज अब तो जुलाई ख़त्म होने को आ गया। तो चलो, आज का मेरा टॉपिक है लॉर्ड कर्जन के ऊपर। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन पर मैंने डाला है वीडियोस। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो आप मेरे पीछे टॉपिक्स में जाकर देख सकते हैं वीडियोस को। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का जन्म 11 जनवरी 1859 को हुआ था। आमतौर पर इन्हें लॉर्ड कर्जन के नाम से जाना जाता है। वैसे इनका नाम था जॉर्ज नथानिएल कर्जन। तो इन्हें हम आमतौर पर लॉर्ड कर्जन कहते हैं। और एक ब्रिटिश राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वाइस रॉय के रूप में कार्य किया था। तो देखिए, अगर आपको दिक्कत होता है गवर्नर जनरल क्या होता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, वाइस रॉय क्या होता है, क्या डिफरेंस है सब में, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो 1899 से लेकर 1905 तक इन्होंने वाइस रॉय के रूप में काम किया था। भारतीय इतिहास में आप देखेंगे कुछ तो काम किया होगा इन्होंने, या तो अच्छा किया होगा या तो बुरा किया होगा, इसके चलते इन्हें जाना जाता है। हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इतने गवर्नर जनरल आए, बट हम किसी के बारे में ही पढ़ते हैं, सबके बारे में नहीं पढ़ते हैं। इतने वाइस रॉयस आए, तो इन्हें क्यों जाना जाता है? तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल को विभाजित किया था 2 प्रांतों में, जिसके चलते इन्हें आज भी याद किया जाता है अच्छी तरीके से। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमें बस 2 बातें याद रखनी है। पहली तो लॉर्ड कर्जन कब से कब तक वाइस रॉय था, 1899 से लेकर 1905 तक वाइस रॉय के रूप में इन्होंने कार्य किया इंडिया में। और सेकंड कि इन्हें क्यों जाना जाता है, तो बंगाल को इन्होंने 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया, जिसके चलते इन्हें जाना चाहता है। इससे MCQ भी बन सकता है कि किसने 2 प्रांतों में बंगाल को विभाजित किया था और कब किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हमने कब किया था और क्यों किया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद लॉर्ड कर्जन का प्रारंभिक जीवन कैसा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की, तो ईटन शिक्षा में उनकी शिक्षा जो थी ईटन में हुई, जहाँ वह एक भावुक और जुझारू छात्र साबित हुए। ठीक है, वह अपने शिक्षकों से झगड़ते भी थे, लेकिन वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करते थे, डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स भी अच्छा ही था उनका। देन वो बाद में ऑक्सफोर्ड चले गए, जहाँ उन्हें 1880 में ऑक्सफोर्ड यूनियन का अध्यक्ष चुना गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसी तरह इनका जीवन गुजरा और इन्होंने बाद में जाकर 1891 से 92 तक भारत के अवर सचिव और 1895 से 98 में विदेश मामलों के अवर सचिव थे। तो भारत में इन्होंने काम किया अवर सचिव के रूप में 1895 से 98 और 1891 से 92 में भी किया था। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है भारत का वाइस रॉय के रूप में इन्होंने क्या किया। जनवरी 1899 में उन्हें भारत का वाइस रॉय नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर डर्बी काउंटी में कैडलस्टन के बैरन कर्जन के रूप में आयरलैंड का एक सहकर्मी बनाया है। यह पियरेस आयरलैंड के पियरेस में बनाया गया था, ताकि वो अपने पिता की मृत्यु तक ब्रिटेन लौटने पर हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर से प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हो। भारत के भीतर कर्जन ने शिक्षा, सिंचाई, पुलिस और प्रशासन की अन्य शाखाओं की जांच के लिए कई आयोग नियुक्त किए, जिनकी रिपोर्ट पर वाइस रॉय के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान कानून बनाया गया था। अगस्त 1904 में पुनः गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, जिन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन की अध्यक्षता की। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 टर्म के लिए 2 बार वाइस रॉय के रूप में इलेक्ट किए गए थे एज आ गवर्नर जनरल। और अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत सारे नियुक्त किए, आयोग नियुक्त किए, किस किस फील्ड में किए, शिक्षा में की, सिंचाई में की, पुलिस में, प्रशासन में भी किए थे। इसके बाद आता है इनके कार्य जो इन्होंने इंडिया में किए थे, किस किस फील्ड में काम किए थे। मैं आप देख सकते हैं शिक्षा, सिंचाई, पुलिस, प्रशासन, इन सब कामों का इन सब मतलब आयोग में काम किया था इन्होंने। चलिए देखते हैं क्या क्या इनके काम थे। पहला है कलकत्ता निगम अधिनियम 1899। इस अधिनियम ने भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने के लिए, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट से वंचित करने के लिए निर्वाचित विधायकों की संख्या कम कर दी और नामांकित अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी। मतलब निर्वाचित मतलब जो इलेक्शन से आएंगे, जिन्हें इलेक्ट करके भेजा जाएगा, उनकी संख्या कम कर दी, और नामांकित मतलब जो नॉमिनेट करेंगे उनकी संख्या बढ़ा दी। निगम के 28 दिनों में विरोध के इस्तीफा दे दिया, और इसलिए यह एक सरकारी विभाग बन गया, जिसमें अंग्रेजी और एंग्लो इंडियन बहुमत में थे। अब देखिए, अंग्रेजी रहेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई गवर्नमेंट रूल कर रही है और वहाँ ज़्यादा लोग अंग्रेजी मतलब अंग्रेज है या फिर एंग्लो इंडियन है, तो उससे क्या होगा कि वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे, उनका जो मन करेगा वो करेंगे। अगर इंडियंस रहेंगे तब वो सोचेंगे कि हमारे इंडिया में क्या हित है, हमारे लिए क्या हित में है।
तो इसके चलते बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था। इसके बाद आता है आर्थिक सुधार। 1899 में ब्रिटिश मुद्रा को भारत में वैध मुद्रा घोषित किया गया और 1 पाउंड को 15 रुपये के बराबर घोषित कर दिया गया। कर्जन द्वारा नमक कर की दर 2.5 रुपये प्रति मन, 1 मन लगभग 37 किलोग्राम के बराबर होती है, तो उन्होंने 2.5 रुपये प्रति मन कर दिया से घटाकर 1/3 रुपये प्रति मन कर दी गई। मतलब देख सकते हैं हम यहाँ नमक कर, मतलब नमक में जो टैक्स लगता था उसे कम कर दिया गया। जिन लोगों की वार्षिक आय रुपीस से अधिक है 500 टैक्स चुकाया। इसके अलावा आयकर दाताओं को भी छूट मिली। तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने आर्थिक मैटर्स में तो भला ही किया, सबका लोगों का अच्छा ही काम किया था। इसके बाद अकाल। जब कर्जन भारत पहुंचे तो ये एक भयानक अकाल की चपेट में था जिसने दक्षिण, मध्य और पश्चिमी भारत के व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित किया। कर्जन ने प्रभावित लोगों को हर संभव राहत प्रदान की। लोगों को भुगतान के आधार पर काम प्रदान किया गया और किसानों को राजस्व के भुगतान से छूट दी गई। 1900 तक जब अकाल खत्म हो गया, कर्जन ने अकाल के कारणों की जांच करने और निवारक उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसके बाद में विचार में लाया गया। देखिए, हमें पता है कि हमने पहले ही पढ़ा कि इन्होंने बहुत सारे आयोग बनाए थे। तो पहला ये आयोग के बारे में देखिए, अकाल के समय इन्होंने आयोग बनाया। उसके बाद है कृषि। 1904 में लोगों को जमा और ऋण के उद्देश्य से सोसाइटी बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम पारित किया गया था। मुख्य रूप से किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए, जो आमतौर पर अत्यधिक ब्याज दर वसूलते थे। 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया, जिसने किसानों द्वारा अपने ऋण का भुगतान न कर पाने की स्थिति में उनकी भूमि को साहूकारों को हस्तांतरित करने का प्रतिबंध लगा दिया। तो देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे अधिनियम इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे, इनके द्वारा निकाले गए थे ताकि लोगों को राहत मिले। इसके बाद आता है रेलवे। कर्जन ने भारत में रेलवे सुविधाओं में सुधार करने और रेलवे को सरकार के लिए लाभदायक बनाने का निर्णय लिया। रेलवे लाइनें बढ़ा दी गई, रेलवे विभाग समाप्त कर दिया गया और रेलवे का प्रबंधक लोक निर्माण विभाग के हाथों में छीनकर 3 सदस्यों वाले रेलवे बोर्ड को सौंप दिया गया। फिर आता है शिक्षा। 1901 में कर्जन ने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया, जिसके बाद 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया, यूनिवर्सिटी कमीशन। आयोग की सिफारिशों पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आयोग के सदस्य गुरुदास बनर्जी ने रिपोर्ट में अपना असहमति नोट दिया था और भारतीय जनता ने इस अधिनियम की निंदा की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अब तक हमने देख लिया कर्जन के बारे में, कौन थे वो, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या सुधार किए। तो अब आता है कि बंगाल विभाजन क्यों किया था उन्होंने, क्या ऐसा बात था, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्हें बंगाल विभाजन किया गया, उसमें उनका क्या फ़ायदा था। तो चलिए आज हम देखेंगे, और ये बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बंगाल विभाजन अगर हम देखें तो इस टाइम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कर्जन के मन में राष्ट्रवाद के बढ़ते ज्वार को दबाने का विचार आया। मतलब नेशनलिज्म बढ़ रही थी लोगों में, लोग जान गए थे कि जो अंग्रेज हैं वो उन पर सिर्फ राज करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ सप्रेस दबा कर रखना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रवाद की जो भावना उमड़ी थी, नेशनलिज्म जो इंडिया में आया था, उसको दबाने के लिए कर्जन ने क्या किया, बंगाल विभाजन किया था। कर्जन इस विचार को फैलाना चाहते थे कि मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए कड़वे रवैये को अब एक उदार रवैये से बदल दिया जाएगा और भारत में ब्रिटिश शासन की लंबी उम्र केवल मुसलमानों के सक्रिय गठबंधन से ही सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार यदि हम सांप्रदायिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि का पता लगाएं तो 1857 के विद्रोह के बाद कुछ ब्रिटिश विद्वानों ने यह साबित करने की कोशिश की कि यह एक मुसलिम साजिश थी। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक इंडियन मुसलमान के प्रकाशन और उनके सक्रिय गठबंधन में मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों के रवैये में काफ़ी बदलाव आया। इस प्रकार कर्जन यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अल्पसंख्यक चेतना का उपयोग बहुसंख्यकों के खिलाफ किया जाना चाहिए और इससे भारतीय समाज की एकजुटता टूट जाएगी और बदले में भारतीय राष्ट्र आंदोलन की एकजुटता टूट जाएगी। इस प्रकार उनका सक्रिय एजेंडा अल्पसंख्यक चेतना की भावना पैदा करना था। बंगाल का विभाजन उनकी नीतियों के मूल में था। देखिए, मेनली वो क्या चाहते थे कि जो राष्ट्रवाद उमड़ रही थी लोगों के बीच में, तो अगर हम पहले देखें तो बंगाल में हम जितने भी लीडर्स हमारे आए हैं ज़्यादातर बंगाल से। ठीक है, तो अगर बंगाल से लीडर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब बंगाल में ज़्यादा नेशनलिज्म फैला हुआ है, ज़्यादा लोग राष्ट्रवादी हो गए हैं, ज़्यादा राष्ट्रवाद फैला हुआ है। तो उन्होंने क्या सोचा कि जहाँ से फैल रहा है उस एरिया को ही डिवाइड कर देते हैं, लोगों में डिवाइड हो जाएगा और कम्युनिज्म फैला देते हैं। मतलब भारत मुसलमानों और इंडियन भारतीयों को, जो हिंदू और मुसलमान हैं, उन्हें लड़ा देते हैं।
इससे क्या होगा कि अलग अलग डिवाइड कर देंगे, कहीं पर ज़्यादा वो मुस्लिम को डाल देंगे, कहीं पर ज़्यादा हिंदू को डाल देंगे, ठीक है। और कहीं पर मतलब रिलीजन के बेसिस पर इन्होंने खेलना चाहा और ये कामयाब भी हुए थे। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या क्या। बंगाल सबसे बड़ा राज्यों में से एक और सबसे समृद्ध राज्य था। बंगाल की जनसंख्या संतुलित थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान संख्यात्मक रूप से लगभग बराबर थे। उनकी चेतना बंगाली चेतना की थी और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बिल्कुल भी धार्मिक विरोधाभास नहीं था। और बंगाली बुद्धिजीवी भारत के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम युग में राष्ट्रवाद की विभिन्न धाराएं थीं, जैसे उदारवादी राष्ट्रवाद, उग्रवादी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, सभी बंगाल से निकल रहे थे और भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित हो गए थे। देखिए मैंने आपको कहा कि जितने भी लीडर्स एमर्ज हुए थे सब बंगाल से आ रहे थे। तो अगर बंगाल से आ रहा था, एक काम करो, बंगाल को ही वीक, जब स्ट्रांग है तभी तो आ रहा है, अब बंगाल को वीक कर दो। जब बंगाल वीक हो जाएगा तो आधे लीडर्स इधर आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे, तो लोगों में कम्युनिकेशन भी टूटेगा, जिसके चलते क्या होगा, इन्हें फ़ायदा होगी। और जो राष्ट्रवाद की जो भावना उमड़ रही है इनमें अभी कम होगी। मतलब मुद्दा भटका दो, जो मुद्दा चल रहा है उसे भटका दो, नेशनलिज्म चल रहा है भटका दो और सीधा डिवीजन कर दो, तो लोग अभी वहाँ भी उधर बिजी हो जाएंगे। कर्जन जानते थे कि बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था और बंगाल की समृद्धि और ग्राफ का संतुलित पैटर्न बंगाल की सबसे बड़ी ताकत थी। इस प्रकार कर्जन बंगाल को विभाजित करना चाहता था और इस तरह के विभाजन का आधार जनसांख्यिकीय असमानता थी। बंगाल का पश्चिमी भाग अधिकतर मुस्लिम अल्पसंख्यक और हिंदू बहुसंख्यक था, जबकि बंगाल का पूर्वी भाग ज़्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक था। देख सकते हैं कि जो पश्चिमी भाग था, मतलब वेस्टर्न बंगाल था, उसमें हिंदू ज़्यादा थे और जो मुस्लिम थे वो कम थे। मतलब जो अभी हमारे पास है, ठीक है, वेस्ट बंगाल हम जैसा भी कहते हैं। और जो पूर्वी बंगाल मतलब ईस्ट बंगाल था वो मुस्लिम बहुसंख्यक, मतलब मुस्लिम उसमें ज़्यादा थे और हिंदू कम थे, जो आज का हम बांग्लादेश देखते हैं, ठीक है। आज का ये हमारा पूरा टॉपिक था। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो चैनल को मेरे, बिकॉज़ आप सबके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है मुझे अभी। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ और मैं इसका वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से लोड करके लिख लेना, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू।